हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस आज हम स्टार्ट करें आपकी यूनिट 8 जो यहाँ पे रहने वाली है ड्रग एक्टिंग ऑन जीआईटी। हमारी जो जीआईटी होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो उसके ऊपर जो हमारी ड्रग यहाँ पे वर्क करती है उनको डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी यूनिट 8 यहाँ पे रहने वाली ये हमारी रहेगी फार्माकोलॉजी डिफार्मा सेकेंडर अकॉर्डिंग टू नेस सिलेबस। तो देखिए 7 यूनिट हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, 8 यूनिट आज आपके यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कितना हमारा इसमें सिलेबस रहने वाला है। तो इससे हमारी 4 कैटेगरीज रहेंगी जिनको एक तरह से 4 वीडियो लेक्चर में पूरे यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट हमारे यहाँ पे रहेंगी एंटी अल्सर ड्रग, जिनको आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे एंटी इमिटिक्स ड्रग रहेंगी, साथ में यहाँ पे लेग्जेक्टिव्स एंड परगेटिव्स रहेंगी और यहाँ पे एंटी डायरियल ड्रग। तो हमारे 4 वीडियो लेक्चर यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं एंटी अल्सर ड्रग्स हमारी क्या होती हैं। आप देखिए यहाँ पे 2 लाइन्स में हम कहना चाहें तो आपको थोड़ा सा नाम से भी यहाँ पे क्लियर हो होगा। एंटी मतलब अपोज, जो एक तरह से ट्रीट करती हैं किसको, यहाँ पे अल्सर, जो एक तरह से अल्सर होता है। ड्रग जो हमारे यहाँ पे दवाइयाँ होती हैं। तो 2 लाइन्स में इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से बना सकते हैं, दीज आर दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर। साथ ही में आप कह सकते हैं पेप्टिक अल्सर। तो सीधा हम कह सकते हैं ये हमारी वो ड्रग होती है जो एक तरह से पेप्टिक अल्सर या अल्सर को ट्रीटमेंट करने में यूज़ की जाती हैं। अब ये तो आपको पता चल गया भाई अल्सर को ट्रीट करें, लेकिन अल्सर यहाँ पे क्या होता है। अब देखिए पेप्टिक अल्सर हमने आपको डिटेल में पढ़ाया था, हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोथेराप्यूटिक डिफार्मा सेकेंडर का। तो वहाँ पे पेप्टिक अल्सर एक डिसीज हमने डिस्कस की थी डिटेल में। तो पहले आप उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए, वहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस किया है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं अल्सर हमारे क्या होते हैं। तो नॉर्मल क्या होता है, जैसे हमारा यहाँ पे ये स्टमक होता है, तो देखिए कुछ इस तरह से क्या होती है हमारे स्टमक की यहाँ पे ये शेप होती है। तो आई थिंक अच्छा यहाँ पे नहीं बना है, ओनली आपको समझा रहा है। तो हमारे जो ऊपर वाले पार्ट होता है इसको यहाँ पे कहते हैं ओइसोफेगस, और ये हमारे जो ये डाउन पार्ट होता है इसको कहते हैं यहाँ पे मतलब ड्यूडेनम, और हमारे बीच का जो पार्ट होता है इसको यहाँ पे हम कहते हैं स्टमक। तो नॉर्मल क्या होता है, हमारा जो स्टमक होता है इसके अंदर होता है यहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड। अब देखिए गैस्ट्रिक एसिड जो होता है इसको एक तरह से मतलब लाइनिंग जो होती है स्टमक की, इससे बचाने के लिए यहाँ पे ये लेयर वगैरह होती है। जो लेयर होती है एक तरह से बचा के रखते हैं किसको, यहाँ पे हमारा जो एसिड होता है गैस्ट्रिक एसिड, उसको यहाँ पे मतलब लाइनिंग पे यहाँ पे टच करने की किसकी, स्टमक की। तो सीधा क्या होता है जो हमारी पेप्टिक अल्सर होता है यानी अल्सर वगैरह होते कि इसका सीधा रीज़न होता है यहाँ पे जो एक तरह से मतलब कह सकते हैं अमाउंट होती है गैस्ट्रिक एसिड की, वो यहाँ पे बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है अगर ये ऊपर की साइड में यहाँ प्रेशर के साथ जा रहा है तो यहाँ पे ओइसोफेगस अल्सर हो जाएगा। साथ ही में माउथ वगैरह में क्या होता है माउथ अल्सर वगैरह भी हो जाते हैं, आपने माउथ अल्सर ये नाम सुना होगा। तो अगर डाउन साइड में यहाँ पे जा रहा है तो क्या होता है ड्यूडेनम अल्सर हो जाता है। साथ ही में अगर ये जो हमारा मैन होता है जैसे हमारी यहाँ पे ये क्या होती है लेयर होती है, अगर यहाँ पे डैमेज होती है तो सीधा क्या होता है हमारी जो स्टमक की लाइनिंग होती है ये इस पर एक तरह से घाव बना देता है। तो अल्सर क्या होता है एक तरह से ऐसे आप इसको समझिए क्या होता है मतलब इस तरह से ये ओपन सोर होता है यानी एक तरह से घाव होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारा जो अल्सर होता है, हमारे जो स्टमक में एसिड होता है उसकी वजह से यहाँ पे ये होता है, प्रेशर के साथ ऊपर जा रहा है तो ओइसोफेगस अल्सर, यहाँ पे लाइनिंग यहाँ पे क्या हो रहा है इसको डैमेज कर रहा है तो यहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर, साथ में यहाँ पे नीचे की डाउन साइड जा रहा है तो यहाँ पे एक तरह से ड्यूडेनम अल्सर, और यहाँ पे माउथ अल्सर भी ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होता है ड्रॉप वगैरह चल जाती है तो ये भी हो जाता है। तो ये होता है यहाँ पे अल्सर। आई थिंक आपको समझ में यहाँ पे ये आया होगा। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, दीज आर दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, ये हम कह सकते हैं अल्सर। तो हमारे ड्रग वो होती है जिनका अल्सर में यूज़ करते हैं। अच्छा अल्सर हमने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा भी हुआ, जो हमने आपको बताया वही हमारा रहेगा। पेप्टिक अल्सर इज ए सोर, एक तरह से क्या होता है मतलब घाव होता है, खुला हुआ घाव ऑन लाइनिंग ऑफ स्टमक, यानी हमारी स्टमक की लाइनिंग पर हम यहाँ क्यों कह रहे हैं हमारी जो परत वगैरह होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो एक तरह से स्टमक की लाइनिंग पे ये हो जाता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके फर्स्ट पार्ट वगैरह में अपर साइड में ये यहाँ पे हो जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ अल्सर। अब देखिए अल्सर हमारे काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे एक होता है यहाँ पे आर्टिकल अल्सर, जो धमनी अल्सर जिसको हम कहते हैं धमनियों में वगैरह होता है, माउथ अल्सर जो एक तरह से माउथ वगैरह में हो जाते हैं, साथ में जेनिटल अल्सर जो एक तरह से जनन अल्सर एक तरह से हम कह सकते हैं, साथ में गैस्ट्रिक अल्सर जो हमारे स्टमक में हो जाते हैं, ड्यूडेनम अल्सर ओइसोफेगस अल्सर सब यहीं पे आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे अल्सर होते हैं। आपको अच्छे से समझ आया हो, कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन नॉर्मल देखते हैं कौन कौन से हमारी ड्रग होती है यूज़ की जाती है एक तरह से अल्सर को ट्रीट करने में। यहाँ पे कैटेगरीज वाइज रहेंगी, जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं ड्रग्स फॉर रिडक्शन ऑफ एसिड सिक्रीशन। अब देखिए हमारी जो ड्रग रहेंगी किस तरह से वर्क करेंगी। तो मेन हमारे यहाँ पे मसला होगा जो एक तरह से हमारा गैस्ट्रिक एसिड है उसकी जो अमाउंट हो इंक्रीज हो रही उसको यहाँ पे कम करना, उसी के लिए हमारी मेनली ड्रग दी जाती हैं। जैसे कि हमारे प्रोटोन पंप इनहिबिटर होते हैं, तो एक तरह से इस हमारा ओमप्राजोल आ जाएगा, लेंसोप्राजोल आ जाएगा, पेंटोप्राजोल आ जाएगा, रेबीप्राजोल आ जाएगा। काफ़ी कॉमन साल्ट है, आपने इनके नाम सुने भी होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो एक तरह से हमारे जो H2 रिसेप्टर होता है उसके लिए जो एंटागोनिस्ट का यहाँ पे वर्क करते हैं। एनिटिडाइन आ जाएगा, फेमोटिडाइन आ जाएगा, सिमेटाइडाइन आ जाएगा, साथ ही में यहाँ पे लोक्जेटाइडाइन आ जाएगा।
तो ये हमारे यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंटीकोलिनर्गिक्स। तो एंटीकोलिनर्गिक्स पहले भी हमने देखी पूरी कैटेगरी। इसमें हमारा प्रोपेंथिलीन आ जाएगा, साथ में यहाँ पे हमारा ऑक्सीफिनोनियम आ जाएगा। तो हमारे 2 ड्रग इस कैटेगरी में यहाँ पे आएंगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंटा एसिड्स। तो एंटा एसिड हमारे कौन से होते हैं, जो एसिडिटी वगैरह होती है उसको ट्रीट करने में यूज़ किए जाते हैं। और एंटा एसिड सीधा हम कह सकते हैं हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड है उसकी अमाउंट को यहाँ पे रोकेंगे, यानी ये कम करेंगे। तो इस हमारा सिस्टमिक होते हैं, जिसमें हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाएगा। साथ ही हमारे नॉन सिस्टमिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। ये एक तरह से आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिफार्म फर्स्ट ईयर में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े होंगे हमारे ये क्या होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस हमारे अल्सर प्रोटेक्टिव। जो एक तरह से अल्सर हो रहा है, घाव वगैरह हो रहे हैं, उनको जो प्रोटेक्ट करने का एक तरह से यानी इसको होने से रोकते हैं। तो इसमें सुक्राल्फेट आ जाएगा, साथ में कोलोइडल बिस्मिथ आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे अल्सर हीलिंग ड्रग। अब देखिए क्या हो रहा है, जो अल्सर वगैरह हो रहा है उससे जो एक तरह से घाव वगैरह बन रहा है, तो उसको भाई ऐसा तो नहीं जब अल्सर ट्रीट होगा तो वो हील होंगे घाव, जब भी तो होगा। तो उसको हील करने के लिए ड्रग यहाँ पे दी जाती है। अंदर यहाँ पे हम ड्रग देख लेते हैं कार्बिनोक्सिलोन सोडियम। तो एक तरह से इसके अंदर ड्रग आ जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं एंटी हेलिकोबैक्टर ड्रग। तो देखिए हेलिकोबैक्टर क्या होता है, इसके थ्रू हमारा अल्सर यहाँ पे कोज होता है। तो इस हमारे कुछ एंटीबायोटिक यहाँ पे यूज़ की जाती है, जैसे एमोक्सिसिलिन हो गया, क्लेरिथ्रोमाइसिन हो गया, साथ ही में मेट्रोनिडाजोल हो गया, और ये हमारी यहाँ पे हो सकती हैं। देन चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब देखिए इसका जो यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन रहने वाला है, इसमें हम किस तरह से देखेंगे। देखिए एक तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं एंटी अल्सर ड्रग। तो हमारे जो एंटी अल्सर ड्रग है किस तरह से हमारे पेप्टिक अल्सर जो हमारा अल्सर हो रहा है उसको होने से रोकेंगी या कैसे उसको ट्रीट करेंगी, वो एक तरह से यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे पीपीआई, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको नाम से भी क्लियर हो जाएगा। जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हमारा जो एक तरह से प्रोटॉन पंप होता है उसको यहाँ पे इनहिबिट करने का वर्क करते हैं। और एक तरह से हमारा जो प्रोटॉन पंप होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, हमारा जो अमाउंट है गैस्ट्रिक एसिड की स्टमक के अंदर उसको यहाँ पे मतलब सेक्रेशन या इंक्रीज उसको करने के लिए। तो इस हमारी फर्स्ट ड्रग आ जाएगी यहाँ पे ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल क्या होता है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और एक तरह से काफ़ी कॉमन साल्ट है, मोस्टली एज ए एंटासिड की फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं। ओमिप्राजोल इनहिबिट्स द प्रोटॉन पंप एंड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक। एक तरह से हमारा जो ओमिप्राजोल होता है एक तरह से इनहिबिट करता है यानी रोकता है किस चीज़ को, प्रोटॉन पंप को। एक तरह से वो साथ में जब भी रुक जाता है तो यहाँ पे सीधा हम कह सकते हैं डिक्रीज हो जाती है अमाउंट ऑफ एसिड जो प्रोड्यूस किया जाता है एक तरह से स्टमक के अंदर। तो सपोज कीजिए एक तरह से हमारा जो अमाउंट है किसकी यहाँ पे मतलब इसकी, थोड़ा सा इसको सही से बनाते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और ये अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए कुछ इस तरह का हमारा इसका डायग्राम होता है। तो एक तरह से यहाँ पे जो देखिए ये तो लाइनिंग हो गई, यहाँ पे किस चीज़ की जो एक तरह से लेयर होती है जो एक तरह से लाइनिंग को स्टमक की यहाँ पे बचाती है। साथ में देखिए यहाँ पे हमारा होता है गैस्ट्रिक एसिड। तो यहाँ पे जो हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं यहाँ पे जो एक तरह से हमारा गैस्ट्रिक एसिड है इसकी जो अमाउंट एक तरह से डिक्रीज कर देते हैं। जब इसकी अमाउंट यहाँ पे डिक्रीज होगी तो ये जो एक तरह से प्रेशर इस साइड में डल रहा है जिससे डैमेज हो रही नहीं तो ये डैमेज होगी। साथ में प्रेशर ऊपर नहीं जाएगा तो ओइसोफेगस अल्सर नहीं होगा, नीचे नहीं जाएगा तो एक तरह से ड्यूडेनल अल्सर नहीं होगा। साथ में एक तरह से इसकी लाइनिंग यहाँ पे मतलब ये डैमेज नहीं होगी तो यहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर भी नहीं होगा। तो मेन हमारा फोकस यहाँ पे क्या है, जो एक तरह से अमाउंट है गैस्ट्रिक एसिड की उसको यहाँ पे मतलब डिक्रीज करना। तो ये हमारे यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें एंटीकोलिनर्गिक। तो एंटीकोलिनर्गिक किस तरह से वर्क करते हैं, तो इस हमारे ड्रग आ जाएगी यहाँ पे पायरेंसिपाइन। तो ये क्या करती है, देखिए वर्क इसका भी लगभग एक तरह से सिमिलर रहेगा। जैसे रिड्यूस कर देती है यहाँ पे गैस्ट्रिक एसिडिफिकेशन को, देयरफॉर इसलिए एक तरह से इसका यूज़ किया जाता है पेप्टिक अल्सर में। पेप्टिक अल्सर क्या होता है ये आपको पता है, यही हम एक तरह से यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। और साथ में मसल स्पाज्म में भी एक तरह से मांसपेशी वगैरह में जो ऐठन वगैरह हो जाती है उसको ट्रीट करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे एंटा एसिड्स। तो एंटा एसिड किस तरह से यहाँ पे वर्क करते हैं, तो देखिए इससे हमारा ड्रग आ जाएगी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये क्या होता है, एक तरह से हमारा वाटर सोल्यूबल एक तरह से हमारे सब्सटेंस होता है, हमारा कंपाउंड होता है, साथ में एक तरह से स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और साथ में एक तरह से ये क्या करता है, इसका जो एक तरह से एक्शन जब इसको हम बॉडी में लेते हैं तो बहुत ही इमीडिएटली मतलब जल्दी अपना ये एक्शन शो करता है, हमें रिलीफ देता है, लेकिन एक तरह से मतलब बट ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। लेकिन इसका जो एक तरह से एक्शन होता है कम टाइम के लिए होता है। अब एक तरह से इसका एक्शन कम टाइम के लिए तो क्या होता है, ज़्यादा डोज हमें इसकी लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डोज। तो डोज एक तरह से देखिए डिफरेंट यहाँ पे हो सकती है। नॉर्मल एक तरह से आपको गूगल या बुक से एक तरह से हम इसको लिखते हैं। ओमिप्राजोल को यहाँ पे 20 to 40 एक तरह से 20 से 40 mg कैप्सूल ओडी वीडियो TDS भी ये चल जाते हैं। साथ ही में यहाँ पे पेंटोप्राजोल जो होता है यहाँ पे 40 mg यानी 40 mg ओडी ये चलता है। यहाँ पे सिमेटाइडाइन जो होता है एक तरह से ये हमारा 400 mg बीडी चल सकता है। रेनिटिडी 150 mg एक तरह से 150 ये बीडी चलता है। और साथ में यहाँ पे रेबिप्राजोल 20 mg ओडी दिन में एक बार इस तरह से चलता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी इंडिकेशंस। तो इंडिकेशन का सीधा मतलब होता है किस तरह से मतलब कैसे कैसे इनका यूज़
किया जा सकता है। तो एक तो पेप्टिक अल्सर में यूज़ किया जा रहा है, हम इसको देख रहे हैं। और एक तरह जब अल्सर होता है तो क्या होता है, घाव वगैरह बन जाते हैं, तो अल्सर हीलिंग में इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही में अल्सर अगर हो रहा है, घाव वगैरह बन रहा है, तो वहाँ पे पेन भी होता है, तो पेन को रिलीव करने में यूज़ किया जाता है। टोटली एक तरह से हमारा अल्सर में यूज़ किया जा रहा है। तो क्या होता है, अल्सर वगैरह होता है, घाव से ब्लीडिंग वगैरह आ जाती है, तो उसको भी एक तरह से ट्रीट करने में। साथ ही में हर्ट बर्न क्या होता है, भाई अल्सर वगैरह होती है तो क्या होता है, पेट में जलन वगैरह होने लगती है मग में, तो वहाँ भी एक तरह से इसका यूज़ किया जाता है। माउथ अल्सर में यूज़ किया जाता है। साथ में ट्रीट गैस्ट्रिक अल्सर, जो हमारा स्टमक अल्सर होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो मेनली अल्सर में इसका यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन का सीधा मतलब होता है कुछ ऐसी कंडीशन जिनमें इन ड्रग का यूज़ हम नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे हिपेटिक फेलियर, तो उसमें हम यूज़ नहीं कर सकते। साथ में यहाँ पे रीनल इम्पेयरमेंट, इसमें नहीं कर सकते। हाइपर सेंसिटिविटी, किसी भी तरह से जल्दी से दवाई रिएक्शन कर जाती है, उसमें देखभाल से करना पड़ेगा। प्रेगनेंसी, तो यहाँ पे भी इसका यूज़ नहीं किया जाएगा। तो आपकी जो कैटेगरी है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसकी डेफिनेशन हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखी हुई है। जो देखिए आपका जो यहाँ पे टॉपिक था एंटी अल्सर ड्रग, तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।